हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। हम साइंस की अगली क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम आपको आरबीसी के बारे में पढ़ाएंगे। इससे पहले हमने प्लाज्मा पढ़ लिया है, आज आरबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस की क्लास में देखिए यहाँ पे ये प्लाज्मा के कार्य हमने पढ़ लिए थे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। यह परिवहन का माध्यम उपलब्ध कराता है। परिवहन का मतलब है रक्त में जो परिवहन होता है चीज़ों का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, जो कार्पस सेल होती है उनके परिवहन के लिए जो पानी उपलब्ध कराएगा, जो परिवहन उपलब्ध कराएगा वो कौन कराता है? प्लाज्मा। क्योंकि शरीर के सारे पदार्थ इसी से होकर बहते हैं। यह ब्लड को क्षारीय बनाता है। ब्लड को क्षारीय बनाने का मतलब क्या है कि उसे एसिडिक होने से रोकता है, जिससे ब्लड का पानी कम बाहर हो। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के लिए आधार बनाता है। सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए पानी यही उपलब्ध कराता है। एक ही बात है, अगर शरीर में अम्लीयता बढ़ती है तो प्लाज्मा कम होने लगता है। क्या है? अगर शरीर में अम्लीयता बढ़ती है तो प्लाज्मा कम होने लगता है, अर्थात इससे पानी निकलने लगता है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है और सभी प्रकार के फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक इससे क्या, उनको खाने से ये कम होता है। प्लाज्मा का जो पानी है, जो वाटर है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इसको हमने पढ़ लिया था अच्छे से। इसे हम अब आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। देखिए यह है ब्लड कार्पस सेल। ब्लड कार्पस सेल, तो ब्लड कार्पस सेल का मतलब है आपकी जो ब्लड में पाई जाने वाली जितनी भी कार्पस सेल्स हैं उन्हीं को ब्लड कार्पस सेल कहेंगे। ठीक है, जितनी भी सेल्स पाई जाती हैं ब्लड में उन्हीं को ब्लड कार्पस सेल कहा जाता है। तो देखिए यह है ब्लड कार्पस सेल। तो ब्लड कार्पस सेल का मतलब है, इसको थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड कार्पस सेल में क्या क्या मिलता है? आरबीसी, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल। लाल रक्त कणिकाएं, क्या है ये? लाल रक्त कणिकाएं। यानी कि जब ब्लड, इन्हीं के कारण ब्लड लाल रहता है। आपकी बॉडी में जो ब्लड बहता है, जो खून बहता है, उसका रंग कैसा होता है? वो लाल होता है। तो वो किसके कारण होता है? लाल रक्त कणिकाओं के कारण उसको लाल होता है। ठीक है, इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इन्हें एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। देखिए साइट्स का मतलब सेल से है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब सेल का अध्ययन, और साइट का मतलब सेल से है, और एरिथ्रो का मतलब है आपका आरबीसी से। ठीक है, अब दूसरी इसकी कार्पस सेल है, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। उसे क्या कहते हैं? वो है डब्ल्यूबीसी। अब देखिए डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, काम इसके बाद में पढ़ेंगे, पहले समझिए इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ये भी कहाँ पाई जाती है? आपकी ब्लड में ही पाई जाती है। आरबीसी के साथ डब्ल्यूबीसी भी होती है वहीं पे। और एक तीसरी होती है, इसे प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रम्बोसाइट्स। आप देखते होंगे जब आप बीमार पड़ते हैं तो डेंगू वगैरह में क्या होता है? डॉक्टर प्लेटलेट्स चेक करता है। प्लेटलेट्स चेक करने का मतलब यही होता है कि जिससे ब्लड का जो थक्का बनता है वो बनना बंद हो जाता है, और जो शरीर की इम्यूनिटी है बहुत तेज़ी से कमज़ोर होने लगती है। और प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से कम होने का कारण, कम होने से शरीर में अचानक से क्या हो सकता है? आपकी जो सेल्स हैं, वे जो वेन्स हैं, उनसे ब्लड बाहर आने लगता है। देखिए क्या होता है, जो प्लेट हैं, क्या है? प्लेटलेट्स। तो जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, ये क्या होता है? अगर इनकी संख्या गिरने लगे, अगर इनकी संख्या गिरने लगे तो आपकी जो वेन्स हैं, आपकी जो वेन्स हैं वो लीक होने लगती हैं। वेन्स क्या होने लगती है? लीक होने लगती हैं। तो लीक होने से क्या होता है? उन्हें बहुत तेज़ी से प्लाज्मा बाहर निकलने लगता है। ठीक है, और ब्लड वेन्स को छोड़ने लगता है, तो बॉडी के अंदर ही ब्लड बाहर निकलने लगता है। तो उससे क्या है? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसी कारण आपके डेंगू में और ऐसी बीमारियों में जिनमें प्लेटलेट्स कम होती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? प्लेटलेट्स को चेक कराता है। ठीक है, जिससे वेन्स का लीकेज बच जाए। ठीक, ये हैं आपके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं देखिए, फिर से बता देते हैं एक बार। ब्लड कार्पस में 3 हैं, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स हैं थ्रम्बोसाइट्स। इन्हें कहते हैं ल्यूकोसाइट्स और इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ देखिए थ्रम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स।
देखिए आपकी ये है आपकी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। ये आपकी एक वेन है या आर्टरी कह सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। इसमें ये रेड ब्लड सेल है, ये है आपकी वाइट, ठीक है। और ये है आपकी प्लेटलेट्स, ये जो स्टार बना हुआ है देखो, ये आपके प्लेटलेट्स हैं। और ये है आपकी क्या है, इसमें ये इनको मिक्स दिखाया गया है। ये आपकी वाइट ब्लड सेल है। और वाइट ब्लड सेल में कौन कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, एसिनोफिल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। जब आप ब्लड रिपोर्ट कराते हैं उसमें टीएलसी कराते हैं तो उसमें देखना आप डायरेक्ट आपका वाइट ब्लड सेल में जो टीएलसी होंगी उसमें अलग अलग लिखा रहता है कि मोनोसाइट्स और आपका एसिनोफिल्स और आपका न्यूट्रोफिल्स में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो इनका जो बैलेंस होता है, इनका WBC का जो बैलेंस होता है, ये इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इसका इम्बैलेंस होने का मतलब क्या है कि ये एक्टिव हुई है तो कुछ ख़त्म हो गई हैं, कुछ बढ़ गई हैं। जैसे ESR बढ़ जाता है तो वो किसका कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर अभी बीमारी बची हुई है, अर्थात आपके ब्लड में अभी इन्फेक्शन है, ठीक है। तो ये ब्लड के इन्फेक्शन को शो करती है, क्योंकि सबसे पहले जब कोई भारी सब्सटेंस बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले यही एक्टिव होती है। कौन सी? WBC के जो पार्ट्स हैं आपके, मेनली कौन सी होती हैं? लिम्फोसाइट्स जो होती हैं ये। अब देखिए ये जो आपकी RBC है, रेड ब्लड सेल जो है, इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है? वो कुछ इस प्रकार की होती है, ऐसे। ऐसे का मतलब क्या है कि ये अंदर की तरफ दबी हुई होती है, अंदर की तरफ दबी हुई। देखिए इसमें आप देखेंगे यहां से दबी हुई है नीचे की तरफ, ऐसे। जैसे एक ऐसे कोई गोली हो, उसको ऐसे दबा दीजिए तो इस तरीके की ये इसकी संरचना होती है। तो कारण, क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है? यो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल क्यों है? क्योंकि ये एक अविकसित कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। और केंद्रक नहीं होने का कारण ये है कि प्रकृति ने इसे इसलिए ऐसा बनाया है कि अगर इसमें केंद्रक होता तो इसका जो मेन फंक्शंस है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ? फेफड़ों तक पहुंचाना। फेफड़ों से फिर क्या उठाना? फिर से ऑक्सीजन उठानी और सेल तक ले जानी, और फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड उठानी और फेफड़ों तक ले जानी। तो इसमें अगर इसमें न्यूक्लियस हो जाता है तो फिर ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या होल्ड नहीं कर सकती थी। तो इसलिए इसका जो आकार है वो इस तरीके का इसलिए बनाया गया है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बॉन्ड बना के और बॉडी में परिवहन सिस्टम को सही तरीके से लागू कर सके। तो ये हो गई आपकी एरिथ्रोसाइट्स, ये आपकी थ्रोम्बोसाइट्स हैं। प्लेटलेट्स इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। देखिए ये रही आपकी रेड ब्लड सेल, देखिए ये अंदर की तरफ दबी हुई है, ये यहाँ से दबी हुई है, ये ऐसे देखेंगे आप, साफ चमक रहा है आपको। ये इसकी जो संरचना है देखिए, इसमें साफ चमक रहा है, ये देखिए ये साफ इसमें दिखाई दे रहा है। ये कैसी होती है? दबी हुई होती है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना है और आपकी बॉडी को हेल्दी रखना है, ठीक है। आगे देखिए इनके मेन फंक्शंस में RBC पढ़ते हैं। अब RBC क्या होती है? RBC रेड ब्लड सेल, RBC लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। देखिए इन लाल रक्त कणिकाओं का टोटल का, यानी कि जो आपका ब्लड है, जो आपका ब्लड है उसका 90% RBC होता है। उसका 90% प्लाज्मा को छोड़ दीजिए तो क्या होता है? RBC होता है। जो आपकी RBC, WBC और प्लेटलेट्स हैं उनमें 90% या 90 से 92% क्या होता है? आपका RBC होता है। तो सबसे अधिक मात्रा इनकी होती है RBCs की। जब मैंने आपको ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि सेल जो होती हैं आपकी बॉडी में कितने टाइप की है, तो उसी में ये भी एक टाइप की सेल सी है। क्या? RBC से क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल। देखो इसे इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये हमने अभी पीछे देखा। इसे इसके नाम से जाना जाता है, किसके नाम से? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से। इसमें एक वर्णिलवक होता है। वर्णिलवक का मतलब है जो इसे रंग प्रदान करता है, पिगमेंट होता है ये, ठीक है। ये वर्णिलवक होता है जिस कारण यह लाल होती है, इसी के कारण ये लाल होती है। किसके कारण? वर्णिलवक। और वर्णिलवक क्या है? वर्णिलवक है इसका हीम। और ये हीम किससे बनता है? आयरन से।
ये हीम किससे बनता है? आयरन से बनता है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? वर्णीय लवक है ये, क्योंकि इसी के कारण कणिका का रंग लाल हो जाता है, आरबीसी का रंग लाल होता है। यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म को छोड़कर। देखिए, मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है, लेकिन स्पर्म केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता, फीमेल में नहीं पाया जाता। इसलिए ह्यूमन की सबसे जो छोटी कोशिका है वो कौन सी है? किसको माना गया है? आरबीसी को माना गया है। ठीक है। अब देखिए, आरबीसी विकसित कोशिका नहीं होती, यह प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक क्यों है? कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी संरचना कैसी है, लगभग इसकी संरचना ऐसी होती है, अंदर की तरफ दबी हुई होती है, ये अंदर की तरफ दबी हुई होती है। लेकिन ध्यान रखना, दो जीव ऐसे हैं, ऊंट और लीमा, जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे इसमें जो सेंटर, इसका जो न्यूक्लियस है, सेंटर कह सकते हैं इसका जो न्यूक्लियस है यहाँ पे उपस्थित नहीं होता, लेकिन ऊंट और लीमा की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। अब देखिए, केवल ऊंट और लीमा की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। समझ में आ गई बात आपके? तो केवल ऊंट और लीमा की जो आरबीसी है उसमें ही न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए, प्रकृति का एक ऐसा सिस्टम है कि ये चीज़ों को बैलेंस करने के लिए सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है। तो इसी क्रम में आपकी आरबीसी की संरचना है। अब देखिए इसे, ये क्या है, इसी में आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं। देखो, आरबीसी केवल ऐसे जीवों में पाई जाती है जिनमें रीढ़ होती है। ये कैसे जीवों में पाई जाती है? केवल जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, पीछे जो रीढ़ होती है कमर में, अगर ऐसे जीव होंगे तो उनमें आरबीसी पाई जाएगी। जिनमें रीढ़ नहीं होती उनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। ठीक है। अब देखिए, सोते समय 5% घट जाती है। सोते समय 5% क्यों घट जाती है? क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपको कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है। कम एनर्जी की जरूरत होती है। क्यों? देखो, जब आपको कम एनर्जी की जरूरत होगी तो कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कम आरबीसी की जरूरत होगी। क्यों? आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अभी बताऊंगा कैसे करता है। देखिए, अभी देखेंगे हम कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो आरबीसी किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? O2 का। और O2 क्या करती है? O2 है माचिस। O2 क्या है? माचिस है ये। और इस माचिस के लिए ईंधन क्या है? इस माचिस के लिए ईंधन क्या है? इस माचिस के लिए ईंधन है आपका हाइड्रोजन गैस H2। और ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से आती है? यही तो आती है। कहाँ से? ग्लूकोज से। ये कहाँ से आती है? ग्लूकोज से। जो आप खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज में चेंज होता है, फिर सेल के पास जाता है, और सेल उसमें से जो हाइड्रोजन होती है उसे अलग करके किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जल जाती है, और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलती है? फिर वो आरबीसी के साथ चिपक जाती है। ठीक है। आरबीसी का मतलब हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है, और फिर वहाँ से कहाँ? फेफड़ों तक जाती है। तो इसका मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। फिर से देखिए इसे आगे। ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। जो बोन मैरो का मतलब है जो आपकी हड्डी है, जैसे मान लिया ये हड्डी है। ठीक है। तो बोन मैरो का मतलब है जैसे ये हड्डी है, तो बोन मैरो, इसमें जो अंदर पिगमेंट भरा होता है, ये इसमें आरबीसी बनती है। ठीक है। इसमें क्या बनती है? आरबीसी। आप देखिए, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो जो बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है उसको बाहर निकाल के उसको खाते हैं। वो ठीक है, फूड है वो, ठीक है, लेकिन उसमें क्या, वहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है एडल्ट में। लेकिन लीवर और प्लीहा में भी बनती है, भ्रूण में। जब बच्चा भ्रूण होता है, जब ह्यूमन भ्रूण के रूप में होता है, जाइगोट रहता है वो, तो जाइगोट से आगे की जो कंडीशन है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जब वो गर्भ में होता है, तो उसमें कहाँ बनती है? लीवर में और प्लीहा में। ये आपका प्लीहा का चित्र है, देख लीजिए, ये प्लीहा ऐसा होता है। देखो, जैसे ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। ये आपका अमाशय है, ऐसे, ये आपका अमाशय है। मैंने आपका अमाशय बना दिया। इसी अमाशय के इसकी तरफ, पीछे की तरफ ये प्लीहा होता है। ठीक है। यहाँ की तरफ ये है आपका ऊपर, ये लीवर है, ये लीवर है, ये आपका स्टमक है, इसे अमाशय कहते हैं, ये स्टमक है, और ये स्प्लीन कहते हैं इसे, स्प्लीन। स्प्लीन मतलब प्लीहा। तो जो बच्चा भ्रूण होता है, यानी कि माँ के गर्भ में होता है, तो उसमें लीवर में और स्प्लीन में क्या बनती है? आरबीसी बनती है। एडल्ट में बनेगी किसमें? बोन मैरो में। ठीक है। अतिरिक्त आरबीसी को कहाँ रखते हैं? प्लीहा में रखते हैं।
अतिरिक्त आरबीसी जो होती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा आरबीसी है, वो प्लीहा में रखी जाती है। जब उनकी ज़रूरत होती है फिर सप्लाई कर दी जाती है, फिर उनको रिजर्व रख लिया जाता है। कैसे? जैसे मान लिया आप मेहनत का काम कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा, आपको ज़्यादा आरबीसी चाहिए, तो आरबीसी फिर सिग्नल कहाँ जाएगा, प्लीहा के पास में, वो वहाँ से आरबीसी सप्लाई करेगा और आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट होने लगती है। ठीक है, यह लीवर व स्प्लीन में ही मर जाती है। इसका कब्रगाह क्या है, लीवर और स्प्लीन, यानी कि इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, लीवर में और स्प्लीन में। इसे आरबीसी की कब्र कहा जाता है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन इसी से बनता है। जब मैंने आपको जॉइंटिस पढ़ाया था, लीवर पढ़ा रहा था मैं जब आपको, तब मैंने आपको बताया था कि उसमें HCl बनता है। जैसे ये आपका अमाशय है, जैसे ये अमाशय है, स्टमक, ये स्टमक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, HCl। तो HCl ये क्या है, ये एक एसिड है। HCl बहुत हैवी एसिड होता है। ये इस एसिड में क्या, ये किससे बनता है, लीवर से निकलने वाला बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से। लीवर से नहीं निकलता, मतलब जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है, मर जाती है। आरबीसी के मरने के बाद वो कहाँ चली जाती है, वो स्प्लीन में, वहाँ से फिर उसका जो ब्लड के साथ मिलके वो लीवर के साथ जाती, लीवर के पास जाती है, वहाँ उसमें बिलीरुबिन में कन्वर्ट होकर उसे HCl के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, यानी कि एक रिसाइकल सिस्टम है ये आपका बॉडी का। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहाँ, लीवर में, किससे बनते हैं, आरबीसी से। अगर ये डायरेक्ट HCl यानी कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो यहाँ बन रहा है, अगर ये अमाशय में ना मिलके आपके ब्लड में मिल जाए तो आपको जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो आपकी बॉडी का कलर पीला हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये स्प्लीन है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। अब देखिए हीमोग्लोबिन, यह है आपका आरबीसी, इसे समझिए अच्छे से। देखिए आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल है, इसको पता है आपको, ये किससे बनती है, हीमोग्लोबिन से। इसमें एक प्रोटीन पाया, आरबीसी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन हीम से और ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनता है। हीम क्या है, आयरन है। हीम क्या है, आयरन है। आयरन का मतलब लोहा, अर्थात ये लोहे का पिगमेंट होता है जो इसको कलर देता है। यही क्या है, एक वर्णीय लवक के रूप में काम करता है हीम। हीम क्या है, पिगमेंट आयरन, यानी कि फ्री आयरन पिगमेंट होता है जो इसको कलर देने का काम करता है, और इसी की वजह से इसका कलर लाल होता है। तो आरबीसी में किसकी बनी है, आरबीसी किसकी बनी है, आपकी हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या क्या है, हीम, हीमोग्लोबिन में क्या है, हीम और ग्लोबिन। हीम क्या है, हीम क्या है, आयरन। हीम किससे बनता है, आयरन से। और ग्लोबिन क्या है, ये प्रोटीन है। ये क्या है, एक प्रोटीन है। तो देखिए ये पिगमेंट फ्री आयरन है, ये ग्लोबिन है, ये एक प्रोटीन है, और ये हीम है, ये क्या है, ये एक आयरन है। यानी कि लोहे से मिलकर, लोहे का हमारे का आयरन जो होता है, जो हम खाते हैं उसमें जो आयरन होता है उसका अवशोषण कहाँ होता है, ड्यूडेनम में। मैंने आपको अभी पीछे बताया था पिछली क्लासों में। तो ये क्या है, हीमोग्लोबिन हो जाता है मिलके, और ये किसका निर्माण करता है, आरबीसी का निर्माण करता है। इसी से आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड बना के आगे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से समझ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। आरबीसी किससे बनी है, हीमोग्लोबिन से। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, तो हीम से और ग्लोबिन से बना है। हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीम से और ग्लोबिन से। और ये हीम क्या है, ये आयरन पिगमेंट है। आयरन यानी कि जो आप खाते हैं सब्जियों में, आयरन जो मिनरल्स होता है उससे हीम बनता है, और इसी के कारण इसका रंग रेड होता है। इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तो हीम के कारण देखा होगा आपने। देखिए जहाँ पे जिस मिट्टी में ज़्यादा लोहा पाया जाता है उस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। आप देखिए दुनिया में जिन क्षेत्रों में, जो ज्योग्राफी के बच्चे हैं, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा कि किन क्षेत्रों में जहाँ लोहे की मात्रा अधिक होती है उन क्षेत्रों की मिट्टी लाल होती है। जैसे साउथ अफ्रीका में जहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, जो आपका युगांडा के आसपास का जो क्षेत्र है विक्टोरिया झील का, वो मकर रेखा के आसपास है, सॉरी विषुवत रेखा के आसपास है, तो वहाँ डेली वर्षा होती है। तो डेली वर्षा होने से क्या होता है, मिट्टी छन जाती है और जो आयरन पिगमेंट है वो ऊपर आ जाते हैं, यानी कि लोहा, उसमें लोहे की मात्रा अधिक होने की वजह से वहाँ की मिट्टी पूरी की पूरी लाल हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए
जब आपकी बॉडी में आयरन बढ़ जाता है, जब आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखना वो आपको सिरप देगा ताकत का। उस सिरप में ऊपर ही लिखा रहेगा आयरन, फोलिक एसिड, B12, B6, इस तरीके से। उसमें आयरन किस लिए है? इसीलिए है। इसलिए आप जब उसको पिएंगे तो आपका कलर देखना धीरे धीरे चेहरे पे लाली आ जाती है। तो लाली आने का मतलब क्या है? यही तो है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, यही सब हीम की अधिकता होने से आपका चेहरा लाल हो जाएगा, क्योंकि आपकी आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, एनर्जी ज़्यादा सप्लाई होने लगेगी। एनर्जी सप्लाई होगी तो आपको ताकत महसूस होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है? पुरुषों में होता है 14 से 16। ठीक है, कहीं कहीं आपको 17 से 18 भी लिखा मिलता है, लेकिन मुझे लगता है ये रेंज ठीक है, क्योंकि 18 तक जाने का मतलब है फिर आपके हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन कहीं कहीं रिसर्च में ये भी रहता है, कहीं कहीं ये भी रहता है। आप इसको ही समझिए कि 14 से 16, या आप इसे 15 के आसपास कर सकते हैं। ठीक है, महिलाओं में ये हाईएस्ट 14 होता है और 12-14 के बीच में, यानी कि 13 के आसपास रहना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रकृति ने पता नहीं कैसे किया है। अब कहने को तो हम तर्क दे सकते हैं कि महिलाओं को एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, वो काम नहीं करती इसलिए कम होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महिलाएं भी इतना ही काम करती हैं जितना पुरुष करते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, महिलाओं का और पुरुषों का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसमें जो एनर्जी सप्लाई का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म बना हुआ है, उसकी वजह से ये ज़्यादा और कम होता हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरबीसी। अब देखिए इसके बाद आरबीसी के कार्य बचे हैं। आरबीसी के कार्य, आरबीसी के कार्य क्या है? देखो, शरीर में कोशिकाओं तक, अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम करती है। देखो जैसे ये कोई सेल है, जैसे ये क्या है? ये सेल है। ठीक, यहां से ब्लड की ये ब्लड वेसल आती है, ये ब्लड वेसल है। तो देखिए ये HB है, HB, ये HB है, ये फिर HB है, ये फिर HB है। आप इन्हें समझिए कि लाल रक्त कणिकाएं हैं, HB है। ठीक है, अब देखिए ये है फेफड़ा, ये है आपका लंग्स, मैं इसको आपका लंग्स मान लेता हूँ, चमक रहा है ना? हाँ, यह है आपका लंग्स। लंग्स, तो लंग्स में ऑक्सीजन आती है, कहाँ? एयर आती है लंग्स में। लंग्स में एयर खींचते हैं आप किससे? सांसों के माध्यम से आपने खींची। ठीक है, अभी इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है तो ये कहाँ गई? ये लंग्स में गई। लंग्स में क्या मिल रही है? लंग्स में वेन और आर्टरी जुड़ रही हैं आगे। तो हार्ट जो पंप करता है वो आती है कहाँ पे? लंग्स के पास में। तो लंग्स कहता है लीजिए क्या? ऑक्सीजन। तो इसमें जो एयर है उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, दूसरी गैसें हैं, लेकिन ये क्या पकड़ता है? ऑक्सीजन पकड़ता है। तो ये क्या बना लेगा? HbO2। ये क्या बना लेगा? HbO2। देखिए HB मिलके क्या बनाएगा O2 के साथ? HbO2। तो HbO2 आगे भेजता रहेगा। तो जब ये सेल है तो सेल को यहाँ ट्रांसफर करेगा क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दी, अब सेल ने कहा मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर देगा। तो यहाँ पे HbCO2, HbCO2, तो यहाँ से HbCO2 को उठा लेगा और फिर यहाँ से कहाँ ले जाएगा? फिर से फेफड़े के पास में, फिर से किसके पास में? आपका लंग्स के पास में फिर से ले जाएगा। तो HbCO2, HbCO2 और यहाँ पे छोड़ देगा, और आप फिर वो लंग्स क्या करेगा? फिर से आप सांस बाहर छोड़ देंगे, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये क्या? यही तो मैकेनिज्म है जो पूरा काम करता है आपका। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम ऐसे होता है, ऑक्सीजन कहाँ तक? कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। देखिए ऑक्सीजन कहाँ होती है? आर्टरीज में होती है। इस जो आपकी लाल लाल नस चमकती है वो क्या है? आर्टरी है। और जो आपकी पर्पल जो बैंगनी चमकती है, वे होती हैं वेन्स। जैसे आपकी यहाँ की नसें बैंगनी चमकेंगी तो वे क्या है? उसमें वेन्स होता है। तो इसे किसको लेके घूमती है? CO2 को। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कलर हल्का नीला होता है, बैंगनी होता है। तो इसलिए आपकी बॉडी में जो वेन्स है उनका कलर क्या है? चमकता है, बैंगनी चमकता है। और क्या काम है इसका?
तापमान को नियंत्रित करना, मेहनत करते समय आरबीसी की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ते समय, खेतों पर काम करते समय। जो आदमी मेहनत करते हैं, मैंने भी डिस्कस किया था, जब लोग मेहनत करते हैं तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, देखिए कैसे मेहनत करेगा कोई, मेहनत करेगा तो एनर्जी चाहिए, मेहनत करेगा तो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्यों आपके पास जो फूड है उसे जलाओगे ज़्यादा, भाई जो आपके पास ईंधन है वो जलेगा, तो वो जलेगा तो एनर्जी देगा। लेकिन उस ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। भाई आपके पास बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं लेकिन माचिस नहीं है जलाने के लिए, तो क्या फ़ायदा उस लकड़ी का, पड़ी रहेंगी वो। तो ये कहाँ किसके पास जाएगा, ये किससे, H2 के साथ जलेगा। तो ये क्या देगा, ये एनर्जी देगा। ये क्या देता है, एनर्जी देता है। तो ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो क्या चाहिए, आरबीसी चाहिए। तो आरबीसी भी ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आरबीसी ज़्यादा ऑक्सीजन को लेकर आएगी, तो ज़्यादा लकड़ियाँ जलेगी, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन जलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है काम, कहाँ होता है सारा काम, मिटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है सारा काम, मिटोकॉन्ड्रिया में, जो आपकी सेल के अंदर, जिसे सेल ऑफ पावर हाउस कहते हैं, सेल का पावर हाउस मिटोकॉन्ड्रिया में। तो जब मेहनत करेंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा सेल को। तो यही आपका, इसीलिए आरबीसी की संख्या बढ़ा दी जाती है, स्प्लीन सप्लाई कर देता है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है। देखो जब आप मेहनत करते हैं तो आपका चेहरा लाल हो जाता है। लाल होने का कारण क्या है, क्यों होता है भैया लाल ये, क्योंकि आरबीसी की संख्या तेज़ी से बढ़ती है। तो तेज़ी से बढ़ती है तो आपको ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करती है बॉडी, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो मुंह तो लाल होगा ही होगा। यही है, ठीक है। तो ये है आपका, हाँ ये थी आपकी साइंस की क्लास। आज हमने आरबीसी पढ़ा है, कल हम डब्ल्यूबीसी और उसके सारे जितने भी लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सब जितना भी उसके पार्ट हैं सब पढ़ेंगे, उनके क्या रोल है, किसके बारे में, सबका अपना अपना। ठीक है, तो नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।